पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। देरा में मजबूत हुए सीएम सुक्खू के हाथ। कांग्रेस से बागी हुए नेता राजेश शर्मा ने आज भी नहीं भरा नामांकन और आज नामांकन भरने की अंतिम तिथि थी, यानी कि देरा के चुनावी रण से अब राजेश शर्मा पूरी तरह से हट गए हैं, क्योंकि आज जिस प्रकार से उन्होंने पिछले कल खुद को देरा का पुत्र बताते हुए ऐलान किया था कि वे आज नामांकन भरेंगे। हालांकि परसों उन्होंने पिछले कल नामांकन भरने को कहा था, पिछले कल आज दोपहर 2 बजे नामांकन पर्चा दाखिल करने को कहा था, लेकिन जब सुई की घड़ी 1 बजे के आसपास पहुंच गई तब राजेश शर्मा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की गाड़ी में बैठकर देहरा पहुंच गए और जनता के सामने आए। और वहां पहुंचने पर उन्होंने कहा कि मैं पार्टी प्रत्याशी कमलेश ठाकुर के लिए काम करूंगा, पार्टी का सच्चा सिपाही हूं, पार्टी के साथ चलूंगा। उन्होंने कहा यह भाई बहन का रिश्ता है, कमलेश का मायका देहरा में है, कमलेश देहरा की बेटी है, मैं भाई हूं और एक भाई का यह दायित्व बनता है कि अपनी बहन के लिए काम करे। बहरहाल राजेश शर्मा के नामांकन पत्र न भरने से अब भाजपा भी बैकफुट पर चली गई है और कांग्रेस का जोश हाई हो गया है। आज देरा में कमलेश ठाकुर और होशियार सिंह दोनों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रत्याशियों ने इस नामांकन के बहाने जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन भी किया। सीएम सुक्खू राजेश शर्मा को यहां पर मनाने में कामयाब हुए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बगावती तेवर दिखा रहे डॉक्टर राजेश शर्मा को सीधे सीधे उन्होंने शांत करवा दिया। आज दोपहर करीब 1:30 बजे मुख्यमंत्री राजेश शर्मा के साथ देरा पहुंचे। कुछ देर बातचीत के बाद राजेश शर्मा ने मुख्यमंत्री से पूरी बात कर ली, फिर उनकी गाड़ी में भी बैठे। कमलेश ठाकुर के नामांकन में भी वे साथ नजर आए और यहां पर मुख्यमंत्री ने डॉक्टर राजेश शर्मा की नाराजगी भी दूर कर ली है। सूत्रों की माने तो चुनाव के बाद जल्द राजेश शर्मा को अब किसी बोर्ड या कॉरपोरेशन में ताजपोशी हो सकती है। कांग्रेस दावा कर रही है कि देरा में एकजुट होकर चुनाव लड़ा जाएगा। राजेश शर्मा ने 2 दिन पहले मुख्यमंत्री सुक्खू सहित कांग्रेस के कई नेताओं पर धमकाने, मानसिक रूप से परेशान करने के कई सनसनीखेज और गंभीर आरोप लगाए थे। तब उन्होंने हर हाल में निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया था। उन्होंने आज दोपहर 1 बजे के बाद नामांकन पत्र भरना था, मगर मुख्यमंत्री से पहले ही उन्हें मना लिया। यह सीएम सुक्खू का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। जिस प्रकार की शतरंज के यूं कहें कि प्यादों का जिस प्रकार से मुख्यमंत्री शतरंज की चाल चलते हैं, मजे हुए खिलाड़ी हैं अपने छात्र जीवन से लेकर। क्योंकि अगर सीएम सुक्खू को कमजोर मानने वाले लोगों को यह जानना बेहद जरूरी होगा कि जिस व्यक्ति ने वीरभद्र सिंह सरीखे ताकतवर मुख्यमंत्री से अपनी कोई बात में झुके नहीं, माने नहीं, सिद्धांतों की राजनीति करते चले गए, अपनी बातें मनवाते चले गए, उनके लिए इस समय परिस्थितियां बिल्कुल उनके पक्ष में, क्योंकि अब प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं। लिहाजा उन्होंने जिस प्रकार से ये पूरा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा तख्ता पलट करने का पूरा प्रयास हो या बागी नेताओं के उनके खिलाफ जिस प्रकार से एक मोर्चा खोला गया, या पार्टी के कुछ अपने नेताओं ने उनके खिलाफ जिस प्रकार का विद्रोह किया, ये जिस प्रकार में देरा में राजेश शर्मा पहले ओकोवर आते हैं, फिर ओकोवर से वापस जाकर कहते हैं कि उन्हें तो 9 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया। अब यह चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस पूरी तरह से बैकफुट पर है, कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाएगा, मुख्यमंत्री की पत्नी के खिलाफ कांग्रेस वहां पर बागी हो गई है। लेकिन आज जो बदले हुए तेवर नजर आए, माना यही जा रहा है कि फिलहाल सीएम सुक्खू इस बार भी की साबित हुए हैं और बैकफुट पर कांग्रेस की बजाय भाजपा को धकेल दिया है। देरा सीट में कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर ने दोपहर 2 बजे के आसपास अपना नामांकन भरा। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी वहां पर मौजूद रही। भारतीय जनता पार्टी के होशियार सिंह ने भी आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इससे पहले बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और जिला के अन्य नेताओं की मौजूदगी में जबरदस्त भाजपा ने भी शक्ति प्रदर्शन किया। प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर बीजेपी नेताओं ने तीखे हमले भी बोले। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा ने लोटस ऑपरेशन
नहीं किया था, ना कोई ऐसा प्रयास किया था, और ना ही हिमाचल प्रदेश में किसी प्रकार के लोटस ऑपरेशन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार अपने ही कर्मों से गिर जाएगी। जयराम ठाकुर ने फिर दोहराया कि सीपीएस का फैसला अभी आना बाकी है और इस सरकार का, राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का लंबा भविष्य नहीं है, यह सरकार ज्यादा दिन सत्ता में नहीं रह पाएगी। उधर डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा ने भी हमीरपुर में आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। सीएम सुक्खू हमीरपुर में भी पहुंचे और उन्होंने भी कहा कि पुष्पिंदर वर्मा भारी मतों से जीतेंगे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सरकार बनाने के सपने लेना छोड़ दे। हमारे पास 38 विधायक हैं। हाईकोर्ट में चल रहे सीपीएस के मामले को लेकर जयराम ठाकुर जनता को गुमराह कर रहे हैं, बहका रहे हैं। जयराम ठाकुर को अपने 9 विधायकों की चिंता करनी चाहिए, यह सीएम सुक्खू ने बड़ा आरोप लगाया है, उन जिनके खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष के पास याचिका लंबित है। सीएम ने कहा कि भाजपा के 9 विधायकों ने बीते बजट के दौरान विधानसभा में गुंडागर्दी करने का नंगा नाच किया था। स्पीकर के सामने सदन के पटल पर रखे कागजात को फाड़कर हवा में लहलहाया था। राजस्व मंत्री ने इसके खिलाफ याचिका दायर की है, जिस पर स्पीकर को अपना फैसला लेना है। कांग्रेस विधायक दल ने इस मामले में जल्दी फैसला लेने का आग्रह भी किया है। सीएम ने कहा कि अगर ये 9 विधायक डिस्क्वालीफाई हो गए तो दोबारा चुनाव होगा और इनमें बड़ी मुश्किल से इक्का दुक्का जीत कर आएंगे और इसके बाद हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की संख्या 38 से बढ़कर 50 भी पहुंच सकती है, क्योंकि अभी 3 सीटों के रिजल्ट आने, सीएम सुक्खू का मानना ये भी कांग्रेस को आएंगी। वहीं देरा में धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर के नामांकन में पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि देरा के पूर्व विधायक से जनता को यह पूछना चाहिए कि आपने किसके दबाव में आकर इस्तीफा दिया और उन्होंने देरा की जनता के ऊपर उपचुनाव क्यों थोप दिया। पूर्व निर्दलीय विधायक के कहने पर मैंने देरा के लिए कई काम किए, लेकिन देरा अब मेरा है, ये सीएम सुक्खू ने कहा। मेरी धर्मपत्नी यहां से चुनाव लड़ रही है और देरा अब आज से मेरा है। देरा नया इतिहास लिखेगा। उन्होंने कहा, ज्वालामुखी में 26 जून को कार्यक्रम कर 10,000 महिलाओं के खाते में 1,500 रुपए का एरियर सहित डाल दिए जाएंगे। देरा की महिलाओं के पैसे चुनाव आचार संहिता के बाद मिलेंगे। उन्होंने कहा कि देरा में एसपी ऑफिस और SCPWD ऑफिस की शुरुआत कर दी गई है, जल्दी से जिला भी बना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देरा की जनता कमलेश ठाकुर को चुनाव जिताकर भेजें और मैं ये जनता से वायदा करता हूं कि देरा का 25 साल का अंधेरा समाप्त हो जाएगा। बहरहाल दूसरी खबरों का रुख करें तो शैक्षणिक सत्र के बीच शिक्षकों के हिमाचल प्रदेश में तबादले नहीं होंगे। सरकार ने इसके लिए प्रपोजल तैयार कर लिया। 80,000 से ज्यादा शिक्षकों को इससे जबरदस्त झटका लगेगा। केवल छुट्टियों के बीच ही तबादले होंगे। ये इस प्रपोजल में, इस पॉलिसी में प्रावधान किया गया कि हिमाचल प्रदेश में टीचर्स के तबादले वेकेशंस के दौरान होंगे। सत्र खत्म होने के बाद 1.5 महीने के अवकाश के दौरान शिक्षकों को बदला जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इस पर सहमति जताते हुए कहा है कि इस पूरे मामले को कैबिनेट में लाया जाएगा और साथ में सालों से एक जगह डटे टीचर्स को बदला जाएगा। विभागीय के आंकड़ों के अनुसार एक ही स्कूल में 3,000 से ज्यादा सरप्लस टीचर्स हैं। ऐसे में हजारों शिक्षकों को तबादले पर अब सख्ती होने वाली है। बेहतर रिजल्ट के आधार पर शिक्षक अवार्ड दिए जाएंगे। शिक्षक अवार्ड के लिए नई पॉलिसी का प्रस्ताव तैयार है। राज्य स्तरीय अवार्ड के लिए इंटरव्यू से लेकर कई पड़ाव शिक्षकों को पूरे करने होंगे। इस साल ही अवार्ड पॉलिसी में बदलाव की तैयारी है। अगली कैबिनेट में यह मामला जाएगा। अवार्ड देने से पहले संबंधित विषय में छात्रों का IQ का भी टेस्ट होगा। पंजाब और दूसरे राज्यों की पॉलिसी को हिमाचल प्रदेश में लागू करने के लिए सरकार मन बना चुकी है। हर साल 22 शिक्षकों को अवार्ड के लिए चयनित किया जाता है। शिक्षक अवार्ड के लिए पहले खुद अपना नॉमिनेशन करते थे, लेकिन नई पॉलिसी के तहत अब शिक्षक इसके लिए आवेदन करेंगे, जिस पर तमाम कई कमेटियां इसकी स्क्रूटनी करेंगी और इस आधार पर इसका चयन होगा। अब हम ऐसी खबर का आपके साथ जिक्र कर रहे हैं जो कि हिमाचल प्रदेश के लिए बेहद चौंकाने वाली खबर है। हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों की बम्पर दिवाली हो गई है। बम्पर दिवाली उनके लिए साबित हुई है, क्योंकि ओल्ड पेंशन के बाद अब ऊपर वाले ने शिक्षकों को छप्पर बार फाड़ कर धन वर्षा की है। और ये पूरा मामला वर्ष 2002 में कमीशन से क्वालिफाइड
टीजीटी टीचर जिसमें 1000 से ज़्यादा भर्ती हुए थे, उन टीचर्स की कहानी है, उनकी पूरी कथा है। क्योंकि इस पूरे मामले को देखा जाए, वर्ष 2002 जब प्रदेश में धूमल साहब की सरकार हुआ करती थी, धूमल सरकार ने 1000 से ज़्यादा टीजीटी पदों पर कमीशन के थ्रू भर्ती की और इस भर्ती को धूमल सरकार में पूरा कर लिया। इसकी रिक्वेजिशन भी बाकायदा गवर्नमेंट को भेज दी। रिक्वेजिशन भेजने के बाद शिक्षा निदेशालय की तरफ से इन टीजीटी अध्यापकों को 2002 में अपॉइंटमेंट लेटर देने थे, लेकिन इसी दौरान राज्य में आम चुनावों की घोषणा हो गई, 10 चुनाव आचार संहिता लग गई और इसके तुरंत बाद राज्य में तख्ता पलट हुआ। प्रदेश में वीरभद्र सिंह की सरकार बन गई और नई सरकार ने धूमल सरकार में की गई भर्ती को नियुक्ति पत्र नहीं दिए, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिए। फिर 5 साल के बाद फिर चुनाव हुए, धूमल सरकार फिर सत्ता में आई। 2008 में सत्ता में आई धूमल सरकार ने 2002 में भेजी गई रिक्वेजिशन के आधार पर उन तमाम टीजीटी को नियुक्ति पत्र देने शुरू किए। हालांकि तब तक कई लोग इस प्रक्रिया से बाहर हो चुके थे, कई दूसरे विभागों में नौकरी लग चुके थे, कई मन छोड़ चुके थे, लेकिन जिन टीचर्स को नियुक्ति पत्र दिए गए, जिन्होंने ज्वाइनिंग कर ली, वह बच्चों को उन्होंने पढ़ाना भी शुरू कर दिया। लेकिन बाद में ये तमाम टीचर हाई कोर्ट का रुख करने लगे और हाई कोर्ट ने अपनी व्याथा बताई कि जब इन्होंने बड़े स्तर पर कहा कि हमारी कमीशन से टेस्ट 2002 से पहले हो गया, हमारी पूरी मेरिट उससे पहले बन गई, हमारी तमाम प्रक्रिया पूरी कर ली गई, रिक्वेजिशन के लिए कमीशन ने सरकार को भेज दिया। अगर आदर्श चुनाव आचार संहिता लगी तो हमारा क्या कसूर था? अगर नई सरकार ने हमें नियुक्ति पत्र नहीं दिया तो इसमें क्या कसूर था? और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने इस केस को लेकर कई अलग अलग मामलों में बड़े फैसले पारित किए हैं और इसके तहत अब कमीशन पास 2002 में यहाँ पर जिनकी मेरिट बनी थी, रिक्वेजिशन भेजी थी लेकिन नियुक्ति नहीं हुई थी, इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने माना, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने माना कि 2008 में इन तमाम जितने भी टीजीटी थे इनको भर्ती किए गए अध्यापकों को 2002 से ही तमाम वित्तीय लाभ दिए जाने हैं। ये वित्तीय लाभ क्या है? ये पूरा मामला क्या है? यानी कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने माना कि जिनकी रिक्वेजिशन, जिनका कमीशन पास 2002 में हो गया था, रिक्वेजिशन 2002 में भेज दी थी, उनको नियुक्ति 2008 में क्यों दी? इसके लिए सरकार दोषी है। ये तमाम टीचर्स नहीं है जिन्हें 6 साल बाद अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया। लिहाजा इस मामले पर अब हाई कोर्ट ने कहा है कि इन्हें तमाम वित्तीय लाभ दिए जाएं। अब वित्तीय लाभ क्या है समझने की कोशिश कीजिए। इनकी ज्वाइनिंग 2008 की बजाय 2006 से लेनी होगी। जब 2006 से ज्वाइनिंग लेनी होगी तो समझिए जो टीचर 2008 में स्कूल में जाना शुरू हुए उनको वेतन 2002 यानी कि पिछले 6 सालों से 12 के 72 उनको 72 महीनों का पिछला वेतन मिलेगा और इस 72 महीने की जो 6 इंक्रीमेंट इन्हें मिलनी थी, अगर ये 2002 में भर्ती हो जाते 6 की 6 इंक्रीमेंट भी इन्हें देनी पड़ेगी। 4, 9, 14 समेत जितने भी वित्तीय लाभ थे जो कि अब नए पे कमीशन में खत्म हो गए, तमाम वित्तीय लाभ भी देने पड़ेंगे। इतना ही नहीं, 2006 क्योंकि ये भर्ती 2008 में हुए, इन्हें नियुक्ति पत्र 2008 में हुए, लेकिन जब कोर्ट ने कह दिया कि 2002 से वित्तीय लाभ दीजिए तो इनको 2006 का पे कमीशन मिलेगा, 2016 का पे कमीशन मिलेगा। ये काफ़ी रोचक और काफ़ी चौंकाने वाला मामला है। यानी कि बिना नौकरी किए इन तमाम टीजीटी को पिछले 6 सालों का वेतन इंक्रीमेंट, वेतन भत्ते लाखों में मिलेंगे। अब इनकी सीनियोरिटी भी 8 साल पहले से बनेगी। इस कारण अब प्रिंसिपल और लेक्चर बन चुके कई शिक्षक वरिष्ठता में इनसे नीचे आ जाएंगे और इनको 8 साल पीछे की सीनियोरिटी मिलने से ये काफ़ी ऊपर आ जाएंगे। ये पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट में बड़े स्तर पर होच पोच होने वाला है। अब समझने वाली ये कोशिश है कि आखिर ये नौबत आई क्यों? ये सबसे ज़्यादा समझने की जरूरत है कि आखिर ये समस्या आई क्यों, ये नौबत आई क्यों। दरअसल हिमाचल प्रदेश में सरकारों की लचर पॉलिसी, डुलमुल रवैया, बैकडोर एंट्री, पिक एंड चूज, भर्ती नियमों को ताक पर रखना, चहेतों को रेबड़ियां बांटना और नियमों को ताक कर रैंक की R&P रूल्स को ताक पर रखकर बंदर बांट करना, इसका यह बड़ा नतीजा है कि पिछली गलतियों के चलते आज राज्य सरकार घुटनों के बल पर आ गई है। कोर्ट से हर दिन लाखों देनदारियों के आदेश पारित हो रहे हैं। अब टीजीटी के इसी केस के आधार पर दूसरे विभागों के
कर्मचारी या दूसरे भी कई ऐसे केसेस हैं जो कोर्ट से हार कर सरकार को घुटने टेक कर अपना खजाना खोलना पड़ रहा है। और सूचना यहां तक है कि राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन यहां का फंड वहां डालकर, वहां का फंड यहां डालकर कोर्ट के आदेशों को मानना पड़ रहा है, क्योंकि कोर्ट नियमों के तहत अपने आदेश पारित कर रहा है। बेवकूफियां यहां पर बड़े स्तर पर सरकारों की हुई हैं। सरकारों ने आंखों पर पट्टी बांध कर ये आप समझने की कोशिश किए। 2002 में टीजीटी का कमीशन होता है, 2002 में मेरिट बनती है, 2002 में रिक्वेजिशन भेज जाती थी। और रिक्वेजिशन का सीधा मतलब होता है कि कमीशन जिसके माध्यम से भर्ती की जा रही है वो सरकार को सीधे कहते हैं कि ये मेरिट की लिस्ट है, आप इनको अपॉइंटमेंट दीजिए, क्योंकि नियुक्ति पत्र देने का प्रोरोगेटिव राज्य सरकार का होता है। लेकिन राज्य सरकार रेबड़ियां बांटी जाएगी, अपनों को, चहेतों को पिक एंड चूज होगा, मामले को ठंडे बस्ते में दबा देना। और ये कांग्रेस सरकार का मामला नहीं है। ऐसे कांग्रेस सरकार के भी कई फैसले हुए हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, जिन फाइलों को लाल फीताशाही का शिकार बना दिया, यानी कि उन्हें खटाई में डाल दिया। अब ये तमाम मामले हाई कोर्ट में जिस प्रकार से फटकारें लग रही हैं, लेकिन ये लगातार जिस प्रकार से ये मामले बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में इसमें 10,000 करोड़ से ज्यादा एरियर कर्मचारियों का बन जाएगा। हाल ही में देखिए, 8 महीने पहले हिमाचल प्रदेश में टीजीटी कमीशन की भर्ती हुई, रिक्वेजिशन हुई। जेबीटी की बात देखिए, अब जेबीटी की बैच वाइज भर्ती का प्रारूप तैयार हुआ, लेकिन 8 महीने से इन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा। हालांकि शिक्षा मंत्री अब स्पष्ट कर चुके हैं कि जुलाई के पहले तारीख से यह प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन इनका क्या कसूर? 8 महीने पहले यह प्रोसेस पूरा हो चुका था, यह डिले क्यों किया गया? जाहिर तौर पर अब हाई कोर्ट से जिस प्रकार से नियमों के तहत आदेश पारित हो रही है, तमाम लोग भी हाई कोर्ट का रुख करेंगे और धीरे धीरे ये जो देनदारियां हिमाचल सरकार के ऊपर बढ़ रही हैं, ये 10,000 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। इसलिए अदालत से पारित हो रहे इन फैसलों पर पूरी तरह से गंभीरता से सोचते हुए अब राज्य सरकार को जितने भी हिमाचल प्रदेश में भर्तियां होनी हैं, उन भर्तियों को पारदर्शिता के साथ करना होगा। किसी राजनीतिक रंगत को दूर कर पूरी तरह से पाक साफ इन भर्तियों को करना पड़ेगा, ताकि कोई भी व्यक्ति कोर्ट में न जाए, क्योंकि पिस्ता कर्मचारी है, दिक्कत कर्मचारी को होती है। कर्मचारी को जब कोर्ट से राहत मिलती है तो प्रदेश के खजाने पर चोट होती है, और इस चोट का सीधा दर्द हिमाचल प्रदेश की सड़कों पर, हिमाचल प्रदेश के भवनों पर, हिमाचल प्रदेश के विकास पर सीधा सीधा असर पड़ता है। इसलिए अब कम से कम सरकारों को जागने की जरूरत है, ताकि ये लचर व्यवस्था इस प्रकार ना चलती रहे और हिमाचल प्रदेश का खजाना खाली ना होता रहे। आज हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग से प्राइवेट स्कूलों पर एक बड़ा सवाल किया। हाई कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वंचित वर्ग के 20% बच्चों को दाखिला दिया जा रहा है नहीं, इस पर सवाल पूछा। सरकार ने कोर्ट को बताया था कि इस बात का पता लगाने के लिए प्रत्येक जिला में इंडिपेंडेंट कमेटियां कंस्टिट्यूट की गई हैं। ये कमेटियां इन बच्चों की ओर से खर्च की गई फीस वापसी हेतु दस्तावेजों की जांच भी करेगी। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश सत्यन वैद की खंडपीठ ने इस बाबत स्टेटस रिपोर्ट तलब करते हुए मामले की सुनवाई 5 अगस्त को निर्धारित की है। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए हैं कि वे कमेटियों द्वारा प्रत्येक जिला से एकत्रित जानकारी को मुहैया करवाएं। उल्लेखनीय है कि इनके प्रावधानों की अनुपालना करने बाबत मात्र दिखावा न करें। अपने पिछले आदेशों में कोर्ट ने सभी सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सरकारी सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को आदेश पारित किए थे कि वे कमजोर वर्ग से संबंधित और वंचित समूह के छात्रों को 25% रिजर्वेशन दें। उन्हें इसकी जानकारी हिंदी और अंग्रेजी भाषा में नोटिस बोर्ड पर भी लगाने के आदेश पारित हुए थे। आम जनता की जानकारी के लिए नोटिस को स्कूल के परिसर के बाहर चिपकाने के साथ साथ पंचायत घर, सार्वजनिक स्थान, पंचायत के विभिन्न बोर्ड, बस स्टॉप, नगर परिषद, नगर पालिकाओं के विभिन्न बोर्डों में चिपकाने के आदेश पारित किए थे। स्कूलों में प्रवेश शुरू होने से पहले ही छात्रों को आवेदन करने के लिए कम से कम 30 दिन का समय देने को भी कहा गया था। खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिए गए थे कि वे संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों को आरक्षण की जानकारी दें। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए थे कि गठित कमेटियों से हिदायत एकत्रित कर उन्हें भी पता लगाने की क्या संबंधित स्कूलों में हाई कोर्ट द्वारा जारी उपरोक्त आदेशों की अनुपालना की जा रही है। प्रार्थी नमिता मनिकटाला ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम
अनुपालना न होने का आरोप लगाया था। कोर्ट को बताया था कि हिमाचल के सभी स्कूलों में कमजोर वर्ग से संबंधित और वंचित समूह के छात्रों को 25% आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। हालांकि हाई कोर्ट ने 30 अगस्त 2016 को शिक्षा अधिकार अधिनियम की अनुपालना सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए थे, मगर राज्य सरकार ने इन आदेशों की अनुपालना कागजों में ही की थी। यानी कि जिसका हम जिक्र कर रहे थे, लचर व्यवस्था, सिर्फ कागजी कार्रवाई करके यहां पर कोर्ट को भी गुमराह करने का प्रयास किया गया। अब 5 अगस्त को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में फिर इस मामले की सुनवाई होगी, ताकि कम से कम प्राइवेट स्कूलों में 25% बच्चों को, जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं, उन्हें उनकी फीस को लेकर तमाम जो सुविधाएं दी जानी है, जो उन्हें चाहे वो उनकी फीस का हो या तमाम सुविधाएं जो वित्तीय दी जानी है, वो मिल सके। 5 अगस्त को हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने महिलाओं को मुफ्त शौचालय सुविधा सुनिश्चित करने हेतु नगर निगम शिमला व सुलभ इंटरनेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन को जरूरी आदेश पारित किए हैं। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई के पश्चात नगर निगम शिमला को आदेश पारित किए कि महिलाओं को मुफ्त शौचालय सुविधा संबंधी जानकारी का प्रचार प्रसार सभी उपलब्ध माध्यमों से किया जाए। कोर्ट को बताया गया था कि कोर्ट के आदेशों के बावजूद शौच के लिए महिलाओं से 5 रुपए का शुल्क अभी भी लिया जा रहा है। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए सुलभ इंटरनेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन को निर्देश दिए हैं। अब यदि महिलाओं से शौच के लिए शुल्क वसूला गया तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। कोर्ट ने सुलभ इंटरनेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन को यह भी सुनिश्चित करने के आदेश पारित किए थे कि शौचालय सुविधाओं के मुफ्त उपयोग को प्रदर्शित करने वाले पर्याप्त संख्या में नोटिस हिंदी भाषा में लगाया जाए। कोर्ट ने इस बाबत 2 समय का समय दिया है। जनहित याचिका के एक महत्वपूर्ण पहलू शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से महिलाओं के लिए उपलब्ध सड़क किनारे की सुविधाओं और शौचालय सुविधाओं के संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दे से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश में अगले महीने रिफाइंड व सरसों का तेल सस्ता हो सकता है। खाद्य आपूर्ति निगम ने इसके लिए नए टेंडर कॉल किए हैं। सबसे कम रेट देने वाली कंपनी फाइनल की जाएगी। अभी तक टेंडर आवेदन 12 कंपनियों ने हिस्सा लिया है। अधिकारियों की माने तो अगले महीने 2 या 3 रुपए रिफाइंड का तेल और सस्ता हो सकता है, क्योंकि ओपन मार्केट में अब तेल काफ़ी सस्ता हो चुका है। सरसों का तेल डिपुओं में 115 रुपये मिल रहा है, ओपन मार्केट में भी इसके आसपास दाम है। रिफाइंड तेल 100-200 रुपये मिल रहा है। इसके दाम भी ओपन मार्केट में काफी नीचे आ चुके हैं। यही वजह है कि अब इसके दाम काफी नीचे आ जाएंगे। अब बात करेंगे बिलासपुर गोलीकांड की, जहां पर पूर्व विधायक बंबर ठाकुर की लगातार मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। हालांकि बंबर ठाकुर मीडिया के सामने आए और बंबर ठाकुर ने कहा कि बिलासपुर में गोलीकांड भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। बिलासपुर सेशन कोर्ट के पास हुए गोलीकांड मामले के चलते प्रदेश की सियासत पूरी तरह गर्मा चुकी है। अब इस मामले में पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने बीजेपी के प्रदर्शन के बाद स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस गोलीकांड को बीजेपी का षड्यंत्र बताया। दरअसल जो युवक गोलीकांड में घायल हुआ है वह पूर्व विधायक पर हमला करने का मुख्य आरोपी था, जो कि कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचा था। ऐसे में विपक्ष ने उन पर कार्रवाई के सवाल उठाए थे। ऐसे में खुद पर लग रहे आरोपों पर पूर्व विधायक का कहना है कि उन्हें और उनके बेटे को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पूर्व कांग्रेसी विधायक बंबर ठाकुर आज मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे और मेरे बेटे को बीजेपी बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा 23 फरवरी को उन पर जानलेवा हमला हुआ था, लेकिन पुलिस इसमें संलिप्त आरोपियों को नहीं पकड़ पाई। यानी कि बंबर ठाकुर ने अपनी ही सरकार को यहां पर कटघरे में खड़ा कर दिया। बिलासपुर गोलीकांड में पूर्व एमएलए के बेटे का नाम इसमें जरूर जुड़ा है। बिलासपुर कोर्ट परिसर में फायरिंग मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक के बेटे का नाम अब पूरी तरह से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस पूछताछ में पंजाब लुधियाना के आरोपी सन्नी गिल ने कबूल किया कि उसके बंबर ठाकुर के बेटे के कहने पर गोली चलाई थी। वही बंबर ठाकुर के बेटे ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में बेल के लिए अर्जी लगा दी है। डीएसपी बिलासपुर ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में एक और गिरफ्तारी कर ली है। दूसरे आरोपी का नाम गौरव है, जो कि पढ़ाई करता है। गौरव पर आरोप है कि उसने फायर करने वाले आरोपी सन्नी गिल को अपने क्वार्टर में शरण दी थी। फायरिंग के मुख्य आरोपी को पुलिस ने पिछले कल ही दबोच लिया था। सन्नी गिल लुधियाना में एक दुकान में झाड़ू का काम करता है। बताया जा रहा है कि सन्नी गिल पर पहले भी कई मुकदमे चल रहे हैं। सन्नी गिल ने बीते गुरुवार दोपहर 1 बजे के करीब कोर्ट परिसर में
2 राउंड गोली फायर की थी। एक गोली गाड़ी के फ्रंट शीशे में लगी थी, जबकि दूसरी गोली गुमारवी निवासी सौरभ की पीठ पर लग गई थी। सौरभ ने अपने दोस्तों के साथ पिछले कल कोर्ट में पेशी के लिए आया था। इस दौरान उस पर सन्नी ने फायर कर दिया। सौरभ को बिलासपुर में प्राथमिक उपचार के बाद एम्स बिलासपुर में रेफर कर दिया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बंबर ठाकुर से भी इस मामले में पूछताछ चल रही है, यानी कि बिलासपुर की पुलिस पूर्व विधायक बंबर ठाकुर से भी पूछताछ कर रही है कि उनका बेटा कहाँ है, उनके बेटे के शूटर के साथ क्या रिलेशन थे, क्योंकि इस पूरे मामले में जिस प्रकार से कल ये वाकया हुआ, पूर्व विधायक का बेटा कहा जा रहा है कि वे फरार है। अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट जरूर पहुंचे हैं, कोर्ट से भी इस मामले में फैसला आ चुका है, लेकिन ये फैसला क्या है इसकी कॉपी अभी तक नहीं मिली है। लेकिन वहां पर जरूर बंबर ठाकुर की मुसीबतें बढ़ती जा रही है। हिमाचल प्रदेश में आज योग दिवस पर प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। हिमाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जगह जगह भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और लोगों ने यहां पर रोग को भगाने के लिए योग का सहारा लिया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम शिमला के रिज मैदान में संपन्न हुआ। यहां पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल सहित प्रदेश सरकार के कई मंत्री और अन्य गणमान्य लोगों ने योग में हिस्सा लिया। शिमला के अलावा सभी जिला मुख्यालयों ब्लॉक स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित हुए, जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने योग प्रक्रिया में हिस्सा लिया। प्रदेश के आयुर्वेद संस्थानों द्वारा योग दिवस पर विशेष रूप से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हिमाचल प्रदेश में आज हादसों का दिन रहा। आज तड़के सुबह शुक्रवार एक एचआरटीसी की बस खाई में गिर गई, 4 लोगों की दुखद मृत्यु, 3 गंभीर रूप से घायल हुए। शिमला जिला के जुब्बल में आज सुबह एचआरटीसी की ये बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। इस पूरे मामले के बाद एचआरटीसी की तरफ से बताया गया कि घायलों को किस प्रकार से अस्पताल बताया जाए। इसमें 2 घायलों को रोडू के प्राथमिक उपचार देने के बाद आईजीएमसी शिमला में रेफर कर दिया, जबकि एक घायल रोडू अस्पताल में उपचाराधीन है। हादसे के वक्त बस ड्राइवर कंडक्टर समेत कुल 7 लोग सवार थे। इसमें बस ड्राइवर करमदास गांव कुड्डू जुब्बल, कंडक्टर राकेश निवासी बिलासपुर, विरमा देवी निवासी धानसर गांव धनशाह नेपाली की दुखद मृत्यु हुई है, यानी कि इसमें ड्राइवर कंडक्टर दोनों ने दम तोड़ दिया है। जबकि जितेंद्र सिंह रांगटा दीपिका निवासी गिलटाडी और हस्त बहादुर घायल हैं। जितेंद्र रांगटा और दीपिका की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें रोडू से आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया गया है। एचआरटीसी की रोडू डिपो की बस सुबह 6:35 के आसपास जुब्बल के कुड्डू से गिलटाड़ी के पास जा रही थी। कुड्डू से ये बस मुश्किल से 3 किलोमीटर आगे पहुंचने के बाद चोरी कैंची में सुबह 6:55 के करीब ये बस हादसे का शिकार हो गई और ढांक से करीब 100 मीटर नीचे दूसरी सड़क पर जा गिरी। ये बस पहाड़ी के ऊपर वाली सड़क से गिरने के बाद निचली सड़क पर जा रुकी, जहां आधी बस हवा में थी, आधी लटकी हुई थी, कुछ टायर का हिस्सा सड़क पर था। वापसी में इस बस में रोजाना 45 से 50 सवारियां होती थी। ऐसे में यदि हादसा वापसी के वक्त होता तो भारी जान माल का नुकसान हो सकता था। हमीरपुर में भी एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। सुबह सवेरे सैर पर निकली एक 95 वर्ष की सीनियर सिटीजन महिला की अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर दुखद मृत्यु हो गई। घटना को अंजाम देने वाले वाहन चालक मौके से फरार हो गया। वृद्ध महिला हमीरपुर के भोटा के नज़दीक ट्याले द घट के कैंची मोड़ के पास सैर पर जा रही थी। एक वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर के बाद महिला के शरीर 3 हिस्सों में हो गया। महिला अपनी रिश्तेदारी के गांव चोकर डागर अघार तहसील जिला हमीरपुर के पास रहती थी। वहीं पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर ली है। हिमाचल के युवक का पंजाब में एक शव बरामद हुआ। उपमंडल हरोली के गांव धर्मपुर निवासी युवक का पंजाब के गढ़शंकर थाना क्षेत्र में शव बरामद हुआ है। मृतक युवक के लापता होने पर हरोली थाना में मामला दर्ज करवाया गया था। वहीं युवक का शव मिलने के बाद परिजनों ने नशा माफिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके अलावा एसपी ऑफिस पहुंचकर मामले में उचित कार्रवाई की मांग भी उठाई है। युवक पिछले कल दोपहर से लापता था, जिसे खोजने के लिए परिजन जगह प्रयास कर रहे थे, लेकिन आज सुबह तक नरेंद्र का कोई सुराग न मिलने की सूरत में परिजनों ने पुलिस को इस मामले में शिकायत सौंपकर लापता नरेंद्र की खोज करने की गुहार लगाई थी। हालांकि पंजाब पुलिस में सीबा गांव के एक मंदिर के समीप युवक का मृत हालत में शव बरामद हुआ है।
उधर पैर फिसलने से श्रीखंड महादेव की यात्रा में एक श्रद्धालु की मृत्यु की सूचना है। श्रीखंड महादेव की यात्रा आधिकारिक रूप से शुरू न होने से पहले ही रोक के बावजूद श्रद्धालुओं का जाना वहां पर भारी पड़ना साबित हो रहा है। श्रीखंड यात्रा पर निकले इस श्रद्धालु की दुखद मृत्यु के बाद एडमिनिस्ट्रेशन और जागे और बार बार कह रहा है कि जब तक आधिकारिक रूप से यात्रा शुरू नहीं होती आप इस यात्रा पर नहीं पहुंचे, क्योंकि दम तोड़ने वाले मृतक की पहचान विनय वर्मा निवासी गुलाटी जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रूप में की गई है। पुलिस कंट्रोल रूम निर्मंड में आज श्रीखंड यात्रा पर गए मृतक के भाई संदीप वर्मा ने सूचना दी कि 19 जून को उसका भाई श्रीखंड के समीप ही पैर फिसलकर बर्फ में करीब 200-250 मीटर नीचे जा गिरा और उसकी मृत्यु हो गई, जिसको स्थानीय लोगों की मदद से जांव तक लाया गया, जहां पर उसने निर्मंड अस्पताल पहुंचाया। आधिकारिक तौर पर अब ये यात्रा शुरू नहीं हुई है, मनमर्जी से यात्रा पर श्रद्धालु जा रहे हैं। आधिकारिक तौर पर यह यात्रा 14 जुलाई से 27 जुलाई के बीच आयोजित होगी और इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। जिला कुल्लू में एक नाबालिग लड़की के साथ उसके चचेरे भाई ने दुष्कर्म किया, इस प्रकार की सूचना आई। पीड़िता 9 साल की है, दूसरी घटना में 8 साल का नाबालिग है। लड़के के साथ अप्राकृतिक तरीके से यौन शोषण की यह वारदात बताई जा रही है। इस वारदात में आरोपी लड़का पीड़ित का ही चचेरा भाई है। लड़की से दुष्कर्म की वारदात में महिला पुलिस थाना में भारतीय दंड संहिता 354, पोक्सो एक्ट 8 और 12 के तहत मामला दर्ज किया है। लड़के के साथ हुई वारदात के बाद भारतीय दंड संहिता 377 और पोक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत ही मामला दर्ज हुआ है। पुलिस के अनुसार लड़की से दुष्कर्म के केस में CWD के तहत ये लिखित शिकायत प्राप्त हुई थी। काउंसलिंग के दौरान नाबालिग लड़की ने अपने साथ हुई वारदात का खुलासा किया। वहीं लड़के के साथ घटना को लेकर चाइल्ड वेलफेयर हेल्पलाइन काउंसलर की तरफ से भी ये रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज करवाया गया। बहरहाल मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में ठंडी बौछारों के साथ धीरे धीरे अब गर्मी से राहत मिलने लगी है। मैदानी इलाकों में सामान्य डिग्री में तापमान पहुंच गया है। मैदानों व पहाड़ों में भी कई स्थानों पर बारिश हुई। कल भी 5 जिलों में गर्जना के साथ बारिश होगी। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी व शिमला में बारिश का अनुमान है। 23 व 24 जून को मौसम साफ रहेगा और फिर 25 जून से 27 जून तक हिमाचल प्रदेश में आंधी, ओला वृष्टि और तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया।